आज इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय न्यायपालिका के दो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभों पर बात करेंगे। एक है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू और दूसरा है नजीर का सिद्धांत जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। नमस्कार। और ये सिर्फ भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, असल में यही तय करते हैं कि हमारे देश में कानून कैसे लागू होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अधिकार भी इनसे जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ थियरी नहीं है। इन्हें समझने के लिए हम एक असल केस को भी देखेंगे। यू श्रीनिवास, ये एक काफी चर्चित पारिवारिक विवाद था। जी हाँ, और इस केस से हमें ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि अदालतें इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकली मतलब जमीनी हकीकत में कैसे इस्तेमाल करती हैं, खासकर फैमिली डिस्प्यूट्स में। तो आज की बातचीत के लिए हमारे जो स्रोत हैं वो हैं जुडिशियल रिव्यू और प्रेसिडेंट के कानून पर कुछ लेख और साथ ही यू श्रीनिवास केस से जुड़े कोर्ट के दस्तावेज। हमारा मकसद यही है कि इन थोड़े मुश्किल लगने वाले कानूनी आइडियाज को आसान भाषा में समझें और ये देखें कि कैसे इन्होंने एक वास्तविक काफी इंसानी कहानी वाले केस के फैसले को दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले न्यायिक समीक्षा, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कोर्ट की मतलब न्यायपालिका की वो शक्ति है जिससे वो विधायिका यानी संसद या विधानसभा और कार्यपालिका यानी सरकार के कामों की जांच करती है। जांच किस बात की? इस बात की कि उनके बनाए कानून या उनके फैसले या कदम संविधान के दायरे में हैं या नहीं, क्या वो संविधान के हिसाब से सही हैं? अच्छा, और अगर नहीं है तो कोर्ट उन्हें रद्द कर सकती है, मतलब उन्हें गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। इसकी जड़ें वैसे तो अमेरिकी संविधान में है, लेकिन भारत ने इसे अपने तरीके से अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाया है। तो इसके दो मुख्य काम हो गए। एक तो सरकारी कामों को लीगैलिटी देना अगर वो सही है, हाँ, उन्हें वैधता देना, और दूसरा संविधान को सरकार की किसी भी आप कह सकते हैं ज्यादती या अतिक्रमण से बचाना। सही कहा। और ये इतना जरूरी है कि इसे संविधान का मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। और भारत में हम कौन सा सिद्धांत फॉलो करते हैं? वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाला। जी हाँ, भारत में हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो सही होना चाहिए। जो भी प्रोसीजर तय है उसका पालन होना चाहिए। ये अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से थोड़ा अलग है ना? हाँ, थोड़ा सा फर्क है। अमेरिकी ड्यू प्रोसेस सिर्फ प्रक्रिया नहीं देखता, वो कानून के मकसद और उसके असर की निष्पक्षता मतलब फेयरनेस को भी परखता है। क्या कानून अपने आप में वाजिब है? भारत में फोकस प्रक्रिया पर ज्यादा रहा है, पर अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और संविधान में कहाँ लिखा है इसके बारे में? संविधान के अनुच्छेद 13, फिर अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है, और अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट्स को ये शक्ति देता है। तो इसका महत्व तो साफ है। ये संविधान को सुप्रीम रखता है, सरकार की पावर पर एक चेक रखता है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। बिल्कुल, और केंद्र राज्यों के बीच शक्ति संतुलन में भी मदद करता है, और सबसे जरूरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखता है। ये एक तरह से संविधान का गार्डियन है। हाँ, प्रेरी कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ है, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सरकारी नीतियों को लागू करने में देरी कर सकता है या रुकावट डाल सकता है। और फिर एक बहस हमेशा चलती है जुडिशियल एक्टिविज्म की। हाँ, वो जनहित याचिका यानी PIL वगैरह। GPI, या जब कोर्ट खुद किसी मामले का संज्ञान लेती है मतलब सुओ मोटो, तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका अपनी तय सीमाओं से, अपनी लक्ष्मण रेखा से आगे जा रही है? हाँ, ये संतुलन साधना तो वाकई मुश्किल काम है। जैसे वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाला मामला था, उसमें भी ये बात उठी थी। बिल्कुल, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लाइन खींची थी। कोर्ट ने कहा कि देखो, पॉलिसी बनाना, नीतिगत फैसले लेना, ये सरकार का काम है। जब तक सरकार संवैधानिक सिद्धांतों का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का पालन कर रही है, तब तक अदालतें पॉलिसी मैटर्स में ज्यादा दखल नहीं देंगी। तो ये शक्तियों के बंटवारे और वो चेक एंड बैलेंस वाली बात आ गई। एग्जैक्टली, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस के बीच एक बहुत बहुत महीन रेखा है, एक नाजुक संतुलन है जिसे बनाए रखने की कोशिश होती है। ये वाकई में एक महीन रेखा है। मतलब कोर्ट कहाँ तक समीक्षा करे और कहाँ से सरकार का नीति निर्माण का अधिकार शुरू होता है, इस पर शायद बहस हमेशा चलती रहेगी। बिल्कुल,
और यहीं से ये सवाल भी उठता है कि न्यायपालिका अपनी इस रिव्यू पावर का इस्तेमाल करते हुए पॉलिसी मेकिंग में कितना दखल दे सकती है बिना लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र में गए। इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, ये समय के साथ विकसित होता रहता है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी कानूनों और सरकारी कामों की बात। अब अदालतों के अंदरूनी कामकाज पर आते हैं। फैसलों में एकरूपता कैसे आती है? यहां आता है नजीर या मिसाल का सिद्धांत, वो स्टे डिसिसिस वाला मामला। हाँ, स्टे डिसिसिस ये लैटिन भाषा का फ्रेज है। इसका मतलब होता है तय किए गए मामलों पर कायम रहना। ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी कोर्ट के सामने कोई केस आता है और उसके तथ्य मतलब फैक्ट्स पहले के किसी केस जैसे ही हैं, तो कोर्ट को उस पुराने केस में दिए गए फैसले का पालन करना चाहिए, खासकर अगर वो फैसला उसी कोर्ट की बड़ी बेंच का हो या उससे ऊंची अदालत का हो। इसका मकसद क्या है? क्यों जरूरी है ये? इसका मकसद है हमारी कानूनी व्यवस्था में एक तरह की निश्चितता लाना, यूनिफॉर्मिटी मतलब एकरूपता लाना, और स्थिरता स्टेबिलिटी लाना। सोचिए, अगर हर जज हर बार एक ही जैसे मामले में अलग फैसला देने लगे तो क्या होगा? तब तो कोई भरोसा ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, कानून का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के शासन के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे संविधान में भी इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 141 अनुच्छेद 141 साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून घोषित करेगा, मतलब जो भी लीगल प्रिंसिपल तय करेगा, वो भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट को भी, निचली अदालतों को भी। जी हाँ। लेकिन क्या किसी फैसले की हर बात हर लाइन बाध्यकारी हो जाती है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जज तो बहुत कुछ लिखते हैं फैसले में। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत जरूरी पॉइंट भी है। किसी फैसले का सिर्फ वही हिस्सा बाइंडिंग होता है जिसे रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं। डेसिडेंडी, ये क्या होता है? रेशियो डेसिडेंडी का मतलब है निर्णय का कारण या फैसले का आधार। ये वो लीगल प्रिंसिपल है, वो कानूनी सिद्धांत है जिस पर कोर्ट का फैसला असल में टिका होता है, वो तर्क जिसके आधार पर कोर्ट उस नतीजे पर पहुंची। अच्छा, और बाकी बातें जैसे जज कोई उदाहरण दें या कोई अलग पहलू पर टिप्पणी करें, वो सब ऑबिटर डिक्टा कहलाता है, मतलब प्रसंगवश कही गई बातें। ये वो टिप्पणियां होती हैं जो केस के फैसले के लिए सीधे तौर पर जरूरी नहीं थी। ऑबिटर डिक्टा टेक्निकली बाध्यकारी नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑबिटर डिक्टा भी तो महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की ऑबिटर डिक्टा का भी अपना वजन होता है। निचली अदालतें उसे बहुत सम्मान से देखती हैं और अक्सर उसे गाइडेंस की तरह लेती हैं। पर हाँ, कानूनी तौर पर बाइंडिंग नज़ीर सिर्फ रेशियो डिसिडेंडी ही होता है। तो फिर ये रेशियो पता कैसे चलता है? किसी जजमेंट को पढ़कर कैसे समझें कि असली बाइंडिंग प्रिंसिपल कौन सा है? ये तो आसान नहीं होगा। लीगल रीजनिंग का किस तर्क का इस्तेमाल किया, वही तर्क या सिद्धांत रेशियो होता है। कई बार ये साफ लिखा होता है, कई बार इसे समझना पड़ता है। और अदालतों का जो सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर निचली अदालतें, यह हायरार्की इस नज़ीर के सिद्धांत में कैसे काम करती है? ये पदानुक्रम, ये हायरार्की बहुत इम्पोर्टेंट है। नियम सीधा है, ऊंची अदालत का फैसला निचली अदालतों पर बाध्यकारी होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के सभी हाई कोर्ट और निचली अदालतों पर बाइंडिंग है। इसी तरह किसी हाई कोर्ट का फैसला उस राज्य की सभी निचली अदालतों पर बाइंडिंग होता है। और एक ही कोर्ट के अंदर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बेंच होती हैं। हाँ, वहाँ भी नियम है। बड़ी बेंच मतलब जिसमें ज्यादा जज हों, उसका फैसला उसी कोर्ट की छोटी बेंच पर बाध्यकारी होता है। जैसे 5 जजों की बेंच का फैसला 3 जजों की बेंच को मानना होगा। अच्छा। अब मान लीजिए कोई छोटी बेंच किसी बड़ी बेंच के पुराने फैसले से सहमत नहीं है, उसे लगता है कि वो फैसला अब सही नहीं है या उसमें कुछ कमी थी, तो क्या वो उसे नजरअंदाज कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। यहीं पर जुडिशियल डिसिप्लिन मतलब न्यायिक अनुशासन का सिद्धांत आता है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले से असहमत है तो वो उसे सीधे सीधे अनदेखा या ओवररूल नहीं कर सकती। सही तरीका ये है कि वो अपनी असहमति के कारण बताते हुए केस को पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए एक बड़ी बेंच बनाने का अनुरोध करे चीफ जस्टिस से। समझ गया। और एक और शब्द मैंने सुना है, पर इंक्यूरियम।
इसका क्या मतलब है, ये कब इस्तेमाल होता है? पर इंक्यूरियम का मतलब होता है लापरवाही के कारण दिया गया निर्णय। ऐसा फैसला जो किसी जरूरी कानूनी नियम, मतलब किसी स्टैच्यूट या पहले से मौजूद किसी बाइंडिंग प्रेसिडेंट, किसी बाध्यकारी नजीर को ध्यान में रखे बिना ही दे दिया गया हो। अच्छा, तो अगर कोई फैसला पर इंक्यूरियम है तो उसे बाध्यकारी नजीर नहीं माना जाता, मतलब दूसरी अदालतों को उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अरे ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो क्या कोई निचली अदालत, मान लीजिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को पर इंक्यूरियम कह सकती है? देखिए, ये बहुत रेयर होता है और बहुत सावधानी से किया जाता है। आमतौर पर यह तय करना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पर इंक्यूरियम है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही करती है। हाई कोर्ट शायद बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ऐसा कर सकती है, लेकिन ये सामान्य प्रैक्टिस नहीं है। निचली अदालतों को तो बिल्कुल ये अधिकार नहीं है। ये सिद्धांत इसलिए है ताकि केवल सही और सोचे समझे फैसले ही मिसाल बने, पर इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर होता है। तो ये दोनों सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू और नजीर, काफी अहम हैं। चलिए अब इनको एक असली केस में लागू होते हुए देखते हैं। यू श्री बनाम यू श्रीनिवास वाला मामला, ये काफी सुर्खियों में रहा था जहां तक मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, ये मामला पद्मश्री यू श्रीनिवास, जो एक बहुत ही फेमस मैंडोलिन प्लेयर थे, और उनकी पत्नी यू श्री, जो खुद भी एक वीणा वादक है, उनके बीच का एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। ये केस फैमिली कोर्ट से शुरू होकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो इस केस में मुख्य कानूनी मुद्दे क्या थे, किस बात पे लड़ाई थी? इसमें कई अहम कानूनी बिंदु उठे थे। सबसे पहला तो पति ने पत्नी पर मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रूअल्टी का आरोप लगाकर तलाक मांगा था। ये हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(a) के तहत था। और पत्नी? दूसरी तरफ पत्नी ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, जिसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं, उसकी याचिका डाली थी। मतलब वो चाहती थी कि पति उनके साथ आकर रहें। तलाक और साथ रहने की मांग, दोनों एक साथ? हाँ, ये कानूनी लड़ाई का हिस्सा था। इसके अलावा सबूतों को लेकर भी काफी बहस हुई, खास तौर पर एक जेरोक्स कॉपी वाले लेटर की कानूनी मान्यता पर, मतलब एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस पर। अच्छा, और क्या था? और आखिर में जब तलाक की बात आई तो स्थायी गुजारा भत्ता यानी परमानेंट एलिमनी कितना मिलना चाहिए पत्नी को, ये भी एक बड़ा मुद्दा था जिसे कोर्ट को तय करना था। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो मानसिक क्रूरता वाला पहलू। पति ने क्या आरोप लगाए थे, किस तरह के बर्ताव को क्रूरता कहा था? पति का कहना था कि पत्नी उनके संगीत के रियाज में, उनकी साधना में बाधा डालती थी, उनका और उनके माता पिता का अपमान करती थीं, और अपने पिता, जो एक सीनियर IAS ऑफिसर थे, उनके पद का रौब दिखाकर उन्हें धमकाती भी थीं। पति का तर्क ये था कि इस तरह के लगातार व्यवहार ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है, ये मानसिक क्रूरता है और अब उनके लिए साथ रहना नामुमकिन हो गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को माना? मानसिक क्रूरता साबित करना तो अक्सर मुश्किल होता है, खासकर जब कोई फिजिकल वायलेंस ना हो। हाँ, ये साबित करना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पति की तलाक की अर्जी को स्वीकार किया। कोर्ट ने माना कि पत्नी का जो व्यवहार था वो मानसिक क्रूरता की कैटेगरी में आता है। किस आधार पर? कोर्ट ने यहाँ समर घोष बनाम जया घोष वाले केस का जिक्र किया, जो मेंटल क्रूएलिटी को डिफाइन करने वाला एक लैंडमार्क जजमेंट है। उस केस में कोर्ट ने समझाया था कि मानसिक क्रूरता क्या है। ये सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी नोक झोंक या झगड़े नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ऐसा व्यवहार है, ऐसा कंडक्ट है जो लगातार बना रहता है और दूसरे पार्टनर के लिए जीवन को इतना दुखदायी, इतना अनबेरेबल बना देता है कि साथ रहना असंभव लगने लगे। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात थी कि कोर्ट ने किसी विवादित जेरोक्स लेटर पर भरोसा नहीं किया, फिर भी क्रूरता मान ली। बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है। पति ने सबूत के तौर पर पत्नी द्वारा अपने पिता को लिखे एक लेटर की जेरोक्स कॉपी एग्जिबिट R8 और उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन एग्जिबिट R9 पेश किया था। हाई कोर्ट ने इस जेरोक्स कॉपी को सबूत मान लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेकेंडरी एविडेंस है, मतलब द्वितीय साक्ष्य है, और सेकेंडरी एविडेंस को स्वीकार करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65 और 66 की कुछ शर्तें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। क्या शर्तें हैं वो? क्या सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि असली कॉपी हमारे पास नहीं है? नहीं, इतना काफी नहीं है। आपको ये साबित करना होता है कि असली डॉक्यूमेंट था और वो या तो खो गया है या नष्ट हो गया है या फिर वो विरोधी पार्टी के कब्जे में है और आपने उन्हें नोटिस दिया था पेश करने के लिए, पर वो नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस केस में ये शर्तें ठीक से पूरी नहीं की गई थीं। अच्छा।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दूसरी पार्टी का ये कह देना कि उनके पास ओरिजिनल नहीं है, ये अपने आप में सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए काफी नहीं है। आपको उसकी फाउंडेशनल वैल्यू साबित करनी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस जेरोक्स लेटर को सबूत के तौर पर नहीं देखा और उसके बिना ही फैसला दिया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि दूसरे जो सबूत हैं, गवाहों के बयान वगैरह, वही मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए काफी हैं। वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बारीकी है। मतलब किसी सबूत का कोर्ट में पेश हो जाना, उसकी एडमिसिबिलिटी एक बात है, और उसका साबित हो जाना, उसका प्रूफ दूसरी बात है। बिल्कुल सही। सिर्फ इसलिए कि कोई कागज फाइल पर आ गया, वो अपने आप सच साबित नहीं हो जाता। और आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने यहाँ नजीरों का, प्रेसिडेंट्स का कैसे इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने मानसिक क्रूरता कहे समर घोष केस को रेफर किया। सेकेंडरी एविडेंस के नियमों के लिए अशोक दूलीचंद जैसे पुराने फैसलों का हवाला दिया। जब गुजारा भत्ता तय करने की बात आई तो विनी परमार केस के प्रिंसिपल्स को देखा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि वो तथ्यों में ज्यादा दखल नहीं देंगे। हाँ, कोर्ट ने ये दोहराया कि आर्टिकल 36 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर फैक्ट्स के सवालों में तब तक इंटरफेयर नहीं करता जब तक कि निचली अदालतों ने कोई बहुत बड़ी तथ्यात्मक गलती ना की हो या कानून का कोई गंभीर उल्लंघन ना हुआ हो। समझ गया। अच्छा, और पत्नी की जो अर्जी थी दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए, उसका क्या हुआ? रेस्टिट्यूशन वाली? कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सबूतों को देखने के बाद निचली अदालतों और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था कि पत्नी ने खुद ही पति का घर छोड़ा था और बाद में सुलह की कोई सीरियस कोशिश भी नहीं की। इसलिए उन्हें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का आदेश देना ठीक नहीं समझा गया। और एक और बात थी, शायद हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति को छोड़ने, मतलब डिजर्शन का भी निष्कर्ष निकाला था। हाँ, हाईकोर्ट ने डिजर्शन यानी परित्याग का फाइंडिंग भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पति ने तलाक का आधार मानसिक क्रूरता को बनाया था, ना कि परित्याग को, और क्रूरता साबित भी हो गई, तो फिर परित्याग वाले मुद्दे पर अलग से फैसला देने की कोई जरूरत नहीं थी, वो अनावश्यक था। तो इस पूरे केस से क्या सबक मिलता है? ये सिद्धांत, नजीर, सबूतों के नियम, क्रूरता की परिभाषा, ये असल जिंदगी के फैसलों को कैसे रूप देते हैं? देखिए, ये केस दिखाता है कि मानसिक क्रूरता जैसी चीज जो दिखती नहीं, महसूस होती है, उसे भी कानूनी तौर पर कैसे स्थापित किया जा सकता है। ये दिखाता है कि सबूत पेश करने के जो तकनीकी नियम हैं, वो कितने मायने रखते हैं। एक जेरोक्स कॉपी के स्वीकार ना होने से भी फर्क पड़ सकता है। हाँ। और ये भी दिखाता है कि अदालतें गुजारा भत्ता तय करते समय कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। एक तरफ पति की कमाई, उसकी सामाजिक हैसियत, यहाँ वो एक विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे, और दूसरी तरफ पत्नी की जरूरतें कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक साधन मिले, जरूरतें पूरी हों, भले ही वो लग्जूरियस ना हो। इसीलिए कोर्ट ने 50 लाख रुपए और एक फ्लैट देने का आदेश दिया था। जी हाँ, ये एक मुश्त रकम थी और साथ में रहने के लिए एक फ्लैट। तो हमने देखा कि कैसे न्यायिक समीक्षा संविधान के गार्डियन की तरह काम करती है। ये पक्का करती है कि सरकार और संसद अपनी हदों में रहें। हाँ। और दूसरी तरफ नजीर का सिद्धांत, यानी पुराने फैसलों का सम्मान करना, आर्टिकल 141 रेशो डेसिडेंडी, ये कैसे पूरी कानूनी व्यवस्था में एक तरह की स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यू श्री बनाम यू श्रीनिवास जैसे केस दिखाते हैं कि ये सिद्धांत लोगों की जिंदगी के बहुत ही निजी और अहम फैसले, शादी, तलाक, आर्थिक सुरक्षा, इन सब को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। सही बात है। इन सिद्धांतों को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारे कानून दरअसल काम कैसे करते हैं, उनकी व्याख्या कैसे होती है, और वो हमारे अधिकारों और सरकार के कामकाज पे क्या असर डालते हैं। और पूरी प्रक्रिया में वो जो न्यायिक अनुशासन और निरंतरता की बात हमने की, उसका महत्व भी साफ दिखता है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दोनों सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू और प्रेसिडेंट, हमारी पूरी कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये पावर बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि स्थापित सिद्धांतों और निष्पक्षता के साथ लागू हो। और ये भी समझना जरूरी है कि ये कोई पत्थर की लकीरें नहीं है। समाज बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, और अदालतों के सामने हमेशा ये चुनौती रहती है कि इन्हीं पुराने सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए। ये एक लगातार चलने वाली, इवॉल्व होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इसी बात पर
आज की चर्चा के आखिर में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने यूश्री केस में देखा कि मानसिक क्रूरता साबित करना कितना जटिल हो सकता है और कोर्ट ने किसी के इरादे से ज्यादा उसके व्यवहार के असर पर ध्यान दिया। जी। अब सोचिए, जिस तरह आजकल कम्युनिकेशन के तरीके बदल रहे हैं, सोशल मीडिया है, डिजिटल बातचीत है और समाज की अपेक्षाएं भी बदल रही हैं। क्या ये चीजें भविष्य में अदालतों द्वारा वैवाहिक संबंधों और क्रूरता की परिभाषा को, उसकी व्याख्या को कोई नया आकार देंगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या क्रूरता के मायने बदलेंगे? क्या सबूत पेश करने के नए तरीके सामने आएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।